हेलो दोस्तों। क्लास 11 चैप्टर 1 द लिविंग वर्ल्ड के बारे में अपन बात करने वाले हैं। चैप्टर 1 द लिविंग वर्ल्ड के बारे में अपन बात करेंगे। व्हाट इज लिविंग? लिविंग क्या होता है? बायोलॉजी इज द साइंस ऑफ लाइफ फॉर्म्स एंड लिविंग ऑफ प्रोसेस। बायोलॉजी इज द साइंस ऑफ लाइफ फॉर्म्स, मतलब हाउ लाइफ कम्स एंड लाइफ कैसे बनी, एंड लिविंग प्रोसेस क्या है उसके बारे में अपन बात करेंगे। The fundamental question is what is distinct living organism from non-living matter। मतलब जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें नॉन लिविंग जो मैटर है उससे क्या विभिन्नताएं हैं, क्या चीज़ें अलग हैं, उसके बारे में अपन बात करेंगे। लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिबिट सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स। जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके जो मेन फीचर्स हैं उनके बारे में अपन बात करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे ग्रोथ। Growth in mass and increase in the number of individuals are two characteristics of growth। ग्रोथ क्या होती है? इंक्रीज इन मास में वृद्धि होना, मास का इंक्रीज होना, इंक्रीज इन द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, ऑर्गेनिजम्स के नंबर में इंक्रीज होना। ये दोनों ही ट्यून्स हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ, ग्रोथ के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। इन प्लांट्स ग्रोथ occurs continuously throughout their लाइफ स्पेन। प्लांट्स में जैसे जैसे उनका टाइम ज़्यादा होगा उसकी ग्रोथ होती जाएगी, है ना। इन एनिमल्स ग्रोथ इज जनरली लिमिटेड टू सर्टेन एज। जैसे पादप में तो जितनी ज़्यादा एज होती जाएगी उनकी उतनी ज़्यादा ग्रोथ होती जाएगी, लेकिन एनिमल्स में क्या होता है ना कि कुछ समय बाद, है ना, कुछ समय तक ही उसमें ग्रोथ होती है, फिर उसके बाद ग्रोथ क्या हो जाती है, बंद हो जाते हैं। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स लाइक माउंटेन्स बोल्डर्स कैन ऑल्सो ग्रो बाय एक्यूमुलेशन ऑफ मेटल ऑन द सरफेस। लाइक माउंटेन्स जिन पर क्या धूल जम जाती है, मिट्टी जम जाती है, तो उनसे उसकी क्या हाइट में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। तो यही क्या हो जाती है, तो माउंटेन्स में भी क्या होती है, ग्रोथ होती है। इंट्रिंसिक ग्रोथ, ग्रोथ फ्रॉम इनसाइड, मतलब अंदर की तरफ से जो ग्रोथ होती है ना, वो इज ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लिविंग वर्जिना। ये जो लिविंग और ऑर्गेनिजम्स हैं उनका जो मेन कैरेक्टरिस्टिक जो डिफरेंस है नॉन लिविंग से, वह है कि ये इनसाइड ग्रोथ होती है इनके अंदर, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर इनसाइड ग्रोथ होती है। वाइल ग्रोथ इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बीइंग्स, मतलब लिविंग बीइंग्स का कैरेक्टरिस्टिक तो है, लेकिन इट इज नॉट अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। we can't define on the basis of the growth that is living being, because non-living also can exhibit extrinsic growth। मतलब एक्सटर्नल ग्रोथ तो नॉन लिविंग भी शो करते, लाइक माउंटेन्स बोल्डर्स आर शोइंग एक्सटर्नल ग्रोथ, एंड सम लिविंग ऑर्गेनिज्म माइट नॉट शो पार्टिसिपेटेबल ग्रोथ अंडर सर्टेन कंडीशंस। बट सम लिविंग भी हैं जो कुछ कंडीशंस में अपनी ग्रोथ शो नहीं करते हैं। एंड देन नेक्स्ट पॉइंट इज रिप्रोडक्शन। Reproduction of progeny processing features are more to less similar to those of parents। मतलब रिप्रोडक्शन में जो जो भी जीव बनेगा उसके जो सिमिलरिटी जो होगी वो पेरेंट्स के समान होगी, है ना। तो वो कितनी ज़्यादा और कितनी कम सिमिलरिटी जो उनके पूर्वजों के या उनके पेरेंट्स के समान है, तो उसके आधार पर भी अपन इसमें डिसाइड करते हैं। ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस असेक्सुअली, मतलब जो ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करते हैं असेक्सुअली, लाइक फंगी, स्पोर्स, ईस्ट, हाइड्रा। हाइड्रा में तो क्या होता है, बडिंग, और प्लेन एरिया में क्या होता है, ट्रू रीजनरेशन होता है। और सेक्सुअली सेक्सुअली लाइक ह्यूमन बीइंग्स, प्लांट्स ऑफ जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। नोट, reproduction is a characteristic of living beings but not a defining property। रिप्रोडक्शन कैरेक्टरिस्टिक तो फीचर तो है लिविंग लिविंग बींग्स का या लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, बट अपन इसको डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं मान सकते, क्योंकि मैन लिविंग ऑर्गेनिज्म, क्योंकि बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो क्या है रिप्रोड्यूस नहीं करते, लाइक मोल्स,
स्टेराइल वर्कर बीज, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स, लाइक ये क्या करते हैं, ये रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं, इसलिए रिप्रोडक्शन को एक मेन फीचर अपन नहीं मान सकते लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। द नेक्स्ट नेक्स्ट वी आर टॉपिंग, आगे अपन बात करेंगे मेटाबॉलिज्म के बारे में। द सम टोटल ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शंस occurring in our body includes anabolism, building up reactions, easy photosynthesis, and catabolism, breaking down reaction, easy digestion. जैसे the sum total of chemical reactions occurring in our body, तो मेटाबॉलिज्म अपने बॉडी में जितनी भी रिएक्शंस होगी, जो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा ना उसके बॉडी में, चाहे वो असेलुलर हो चाहे यूनिसेलुलर हो, उसमें सब में क्या होती है, केमिकल रिएक्शन होती है। मेटाबॉलिज्म क्या होता है, जो बॉडी में जितनी भी केमिकल रिएक्शंस होती है ना, वही सब क्या होता है, मेटाबॉलिज्म होता है। तो इन एवरी ऑर्गेनिज्म हैविंग केमिकल रिएक्शंस है ना, तो प्रत्येक ऑर्गेनिज्म में क्या होती है, केमिकल रिएक्शंस होते हैं, तो उसमें क्या होता है, मेटाबॉलिज्म होता है। तो मेटाबॉलिज्म तो प्रत्येक ऑर्गेनिज्म होता है। इंक्लूड्स एनाबॉलिज्म लाइक फोटोसिंथेसिस भी होता है, कुछ में एनाबॉलिज्म फोटोसिंथेसिस होगा, कैटाबॉलिज्म कुछ में ब्रेकिंग डाउन रिएक्शंस रेस्पिरेशन होगा। तो किसी में फोटोसिंथेसिस होगा तो किसी में क्या होगा, रेस्पिरेशन, यानी किसी में एनाबॉलिज्म होगा तो किसी में कैटाबॉलिज्म। All living organisms from eukaryotes and prokaryotes exhibit metabolism, मतलब प्रोकैरियोट्स हो चाहे यूकैरियोट्स हो या all living organisms हो, सब में क्या होता है, मेटाबॉलिज्म होता है। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट डू नॉट एग्जिबिट मेटाबॉलिज्म, जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं या नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें क्या होता है, मेटाबॉलिज्म नहीं होता है, क्योंकि मेटाबॉलिज्म तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होता है, नॉन लिविंग्स में नहीं होता। लाइक माउंटेन्स हो गया, माउंटेन इज नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट बट ही इज नॉट doing metabolism. Metabolism reactions can be demonstrated in vitro outside the body in a test tube, but these isolated reactions are not living things rather living reactions. Metabolism को अपन बॉडी के बाहर भी कर सकते हैं, लाइक आउटसाइड टेस्ट ट्यूब में भी अपन केमिकल रिएक्शंस कर सकते हैं, तो मेटाबॉलिक रिएक्शंस कर सकते हैं, बट दीज आइसोलेटेड रिएक्शंस आर नॉट लिविंग थिंग्स। बट जब अपन इसको अलग से कर रहे हैं ना इन रिएक्शंस को, तो ये क्या है, एक लिविंग थिंग्स नहीं है, रादर लिविंग रिएक्शंस। सो इसलिए ये सिर्फ किसमें होता है, ये सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जो मेटाबॉलिज्म होता है वो सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होता है। तो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स में क्या होता है, मेटाबॉलिज्म नहीं होता है, इसलिए मेटाबॉलिज्म इज ए कंसिस्टेंट डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ग्रोथ को अपन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं मान सकते, क्योंकि ग्रोथ लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी दिखाते हैं और नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स भी दिखाते हैं, और रिप्रोडक्शन सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में नहीं होता है, सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में नहीं होता है। मेटाबॉलिज्म सब में, सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होता है, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स में मेटाबॉलिज्म नहीं होता है। तो मेटाबॉलिज्म इससे क्या हो गया, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। व्हेन वी आर टू, अब अपन बात करेंगे सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल, अपन सब जानते हैं कि सभी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हो किनसे बनते हैं, सेल से बने होते हैं। उनकी बॉडी पूरी किससे बनी होती है, सेल से बने होते हैं। सेल आर द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट्स ऑफ लाइफ, ये अपन भी जानते हैं, सेल्स आर द बेसिक एंड स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट्स ऑफ लाइफ, मतलब पूरा बॉडी सेल से बना हुआ है ना। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म परफॉर्म और लाइफ फंक्शन विद इन अ सिंगल, जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, वो अपनी पूरी लाइफ को वो फंक्शन करते हैं इन ए सिंगल सेल, क्योंकि उनमें क्या होती है, एक सिंगल सेल होती है, तो वो अपना पूरे जीवन का निर्माण किसमें करते हैं, एक सिंगल सेल में करते हैं। मल्टीसेलुलर organisms have complex organization with issue tissues organs and organ system। अगर कोई ऑर्गेनिज्म मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो वो कॉम्प्लेक्स उनका सेल ऑर्गेनाइजेशन होगा। अगर सेल्स मल्टी सेलुलर होगा तो सेल्स के ग्रुप को क्या बोलेंगे, टिश्यूज, और टिश्यूज के क्या मिलकर बनेगा, ऑर्गन, और एक सभी ऑर्गन से मिलकर क्या बन जाएगा, ऑर्गन सिस्टम। सो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बॉडी इज द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लाइफ, क्योंकि सेल्स तो सब में पाई जा रहा है, किसी में कम है तो किसी में ज़्यादा है, तो केमिकल रिएक्शन सब में होंगे, तो क्या हो जाएगा, डिफाइनिंग फीचर्स ऑफ लाइफ फॉर्म्स। तो इसे क्या बोल सकते हैं अपन कि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन भी क्या है, एक डिफाइनिंग फीचर। बात करते हैं कॉन्शियसनेस के बारे में।
ability to sense their surroundings or environmental and respond to these environmental stimuli, physical, chemical, biological. Ability, consciousness about the sense and respond, ability to sense their surroundings or environment. जैसे कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो किसी ने एनवायरमेंट में सराउंडिंग में रह रहा है, तो उसने वहाँ की जो सेंस किया उसके हिसाब से वो क्या करेगा, रिस्पॉन्ड किया। जैसे मैंने फिंगर में, अपनी फिंगर में कुछ पिन चुभाई, तो फिर जैसे पिन चुभाऊंगा तो मेरी बॉडी क्या करेगी, रिएक्ट करेगी। उस तरीके से यही क्या होता है, सेंस एंड रिस्पॉन्स। प्लांट्स रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल फैक्टर्स लाइक वाटर, टेम्परेचर एंड पोल्यूटेंट्स एंड और ऑल ऑर्गेनिजम्स आर अवेयर ऑफ देयर सराउंडिंग्स। ह्यूमन possess self consciousness awareness of which is unique। ह्यूमंस में तो क्या होता है, सेल्फ कॉन्शियसनेस होता है, अवेयरनेस ऑफ सेल्फ, जो सेल्फ अवेयरनेस होते हैं ना, वो तो ह्यूमंस में होते हैं, जो कि एक यूनिक है। सो कॉन्शियसनेस को क्या कर मान सकते हैं, एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी मान सकते हैं, क्योंकि सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स लाइक प्लांट्स और एनिमल्स जो भी हैं, वो सब क्या होते हैं, सेल्फ कॉन्शियसनेस होती है, उनमें से सेंस एंड रिस्पॉन्स होता है। अब बात करते हैं डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, refers to the number and types of organisms present on। डाइवर्सिटी का मतलब है कि जो अर्थ है उस पर काफी टाइप के ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं, लेकिन बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं, लाइक जैसे डॉग्स है, डॉग्स में भी कई प्रकार की स्पीसीज पाई जाती है। तो जिस जो अर्थ है उस पर काफी प्रकार के क्या पाए जाते हैं, ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, बहुत सारी। तो ये क्या है, डाइवर्सिटी है यहाँ पर। Estimated number of species now and described range between 1.7 to 1.8 million. This is referred to a biodiversity। मतलब जो अर्थ है उस पर लगभग 1.7 से 1.8 मिलियन ऑर्गेनिजम्स डिस्क्राइब किए गए हैं। तो इतनी स्पीसीज यहाँ पर अर्थ पर है, 1.7 से 1.8 मिलियन। तो इट्स मीन कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी है, मतलब बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। हीट फॉर क्लासिफिकेशन, जब 1.7 टू 1.8 मिलियन ऑर्गेनिजम्स है लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो इनको कैसे पहचानेंगे, कैसे इनको स्टडी करेंगे, कैसे पहचानेंगे। तो इसके हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म से कैरेक्टरिस्टिक के हैं और उसके हिसाब से करें कि ताकि अपन को क्या हो जाए, क्लासिफिकेशन हो जाए, मतलब उनको आसानी से पहचान सके। तो ऑर्गेनाइज दिस वेस्ट डाइवर्सिटी ऑफ इजियर स्टडी आइडेंटिफिकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिलेशनशिप, मतलब उनको कैसा अध्ययन इजीली किया जा सके, उनको पहचाना कैसे जा सके, एंड उनके बारे में अंडरस्टैंडिंग, उनके रिलेशनशिप के बारे में अपन कैसे अंडरस्टैंडिंग कर पाए, उनके रिलेशनशिप को देख पाए, बिहेवियर को देख पाए। तो वो कैसे कर सकते हैं, वो अपन क्लासिफिकेशन से कर सकते हैं। तो अपन को किसका आवश्यकता पड़ी, क्लासिफिकेशन की आवश्यकता पड़ी। अब अपन बात करते हैं टैक्सोनॉमी एंड सिस्टमैटिक्स। बोथ आर अबाउट क्लासिफिकेशन, दोनों टैक्सोनॉमी एंड सिस्टमैटिक चीज के बारे में, क्लासिफिकेशन के बारे में। टैक्सोनॉमी वो किससे बनाई, टैक्सिस वर्ड से बनाई, जो कि क्या है, ग्रीक वर्ड। टैक्सिस का मीनिंग होता है अरेंजमेंट, मतलब लाइक 1 to 10 नंबर है, उनको एक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे अरेंजमेंट कर, यही क्या है, टैक्सिस। नो, और फिर एक वर्ड है नोमोस। नोमोस का मतलब होता है लो। तो मतलब जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको उनका अरेंजमेंट करना अकॉर्डिंग टू लॉ, मतलब रूल्स के अकॉर्डिंग। तो द तो ये क्या है, टेक्सोनॉमी। द द साइंस ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ नोमेनकल्चर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन कैरेक्टरिस्टिक, मतलब जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी साइंस ऑफ आइडेंटिफिकेशन है, मतलब उसको आइडेंटिफाई करने के उनके नोमेनक्लेचर्स एंड उनके जो भी क्लासीफाई करेंगे ना अपन ऑर्गेनिजम्स को, उसकी जो भी होगा उसके बेस्ड ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स, उनके फीचर के बेसिस पर होगा। बात करते हैं सिस्टेमेटिक्स, यानी कि लेटिन, यानी सिस्टेमा। लेटिन वर्ड सिस्टेमा से क्या बना है, सिस्टेमेटिक्स, सिस्टेमेटिक अरेंजमेंट, मतलब एक तरीके से अरेंजमेंट, लाइक एक जैसे, मतलब एक जैसे ऑर्गेनिज्म, एक जैसे फाइलम में, और एक जैसे मतलब जो एक जैसे उनको एक तरफ एक जैसे को ग्रुप में रखना, यही क्या होता है, सिस्टेमेटिक अरेंजमेंट। अब ब्रॉडर फील्ड that include taxonomy but also consider the evaluation relationship phylogeny between organisms। Carolus Linnaeus used Systema Naturae as the title of his publication। जो कैरोलस लिनियस है उसने अपनी जो बुकें, अपनी बुक का नाम में क्या रखा है, सिस्टेमा नेचुरी। वो किससे रिलेटेड रखा है, ये जो सिस्टेमेटिक वर्ड है ना, क्योंकि इससे ऑर्गेनिजम्स को जो एक सिस्टेमेटिक तरीके से, मतलब एक सिस्टेमेटिक अरेंजमेंट देने के लिए वो सिस्टेमा नेचुरी उन्होंने बुक का नाम रखा।
अब अपन बेसिक प्रोसेस क्लासिफिकेशन के बारे में, अंडरस्टैंडिंग द कैरेक्टर्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर, सेल स्ट्रक्चर, डेवलपमेंट प्रोसेस एंड इकोलॉजिकल। अब कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फीचर्स क्या होते हैं, अंडरस्टैंडिंग द ऑफ द कैरेक्टर ऑफ ऑर्गेनिज्म, कोई भी ऑर्गेनिज्म उसके एक्सटर्नल फीचर्स क्या है, इंटरनल फीचर्स क्या है, उसके इंटरनल स्ट्रक्चर्स क्या है, सेल स्ट्रक्चर क्या है, उसका डेवलपमेंट प्रोसेस क्या है, डिवीजन प्रोसेस क्या है, उसका इकोलॉजी किस प्रकार की इकोलॉजी में वो रहता है, तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन क्या होता है। फीचर्स हो जाएंगे कैरेक्टराइजेशन के, उनको कैसे कैरेक्टराइज करेंगे, लाइक एक्सटर्नल फीचर्स, इंटरनल स्ट्रक्चर, सेल स्ट्रक्चर, डेवलपमेंट प्रोसेस एंड इकोलॉजिक इंफॉर्मेशन इसके। और फिर आइडेंटिफिकेशन कैसे, करेक्ट डिस्क्रिप्शन एंड प्लेसमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन अ प्रीवियसली एस्टेब्लिश्ड टैक्सोनॉमी ग्रुप। तो पहले जिस भी ग्रुप में उसे रखा गया है उसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन एंड डिस्क्रिप्टिव प्लेसमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड प्रीवियसली एस्टेब्लिश्ड टैक्सोनॉमी ग्रुप। तो करेक्ट डिस्क्रिप्शन अपन को देना पड़ेगा आइडेंटिफाई के लिए कि इसको हाँ ऐसे पहचान करेंगे, हाँ इसको ऐसे पहचान करेंगे, इसके ये फीचर्स हैं आइडेंटिफाई, इसको अपन क्या करेंगे। अब देखते हैं क्लासिफिकेशन। ग्रुपिंग ऑर्गेनिज्म इनटू कॉन्वेलेंट कैटेगरीज, टैग्स आर बेस्ड ऑन इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स। मतलब क्लासिफिकेशन में जो भी ऑर्गेनिजम्स है उनको अपन ऐसे ऐसे ग्रुप में डिवाइड करेंगे कि ताकि एक जैसे जो भी ऑर्गेनिजम्स है उनको क्या इजीली क्या पहना है, अपन पहचान पाए, ऑब्जर्व कर पाए और आसानी से उनको पहचान पाए अपन। अब बात करेंगे नोमेनक्लेचर के बारे में। स्टैंडर्डाइज्ड नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म सच दैट अ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म इज नाउन बाय द सेम नेम ऑल ओवर द वर्ल्ड। स्टैंडर्ड अपन को अब हम उनको नाम कैसे देंगे, लाइक अपन उनको एक ऐसा स्टैंडर्ड नाम देंगे उन ऑर्गेनिजम्स को जो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में इज नाउन बाय द सेम नेम, जो मतलब उसके जैसे जितने भी जीव है ना वो एक ही नाम से जाने जाए और ऑल ओवर द वर्ल्ड, मतलब पूरी अर्थ पर वो पहचाने जाए, उसके जैसे कोई और जीव ना हो, उसको मतलब जो एक जैसे ग्रुप बनाएंगे उस ग्रुप के जीवों को, मतलब जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उनको क्या करेंगे, नाम देंगे, एक यूनिक नेम देंगे। बात करते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के लिए सिस्टम डेवलप्ड बाय कैरोलस लिनेस। किसने डेवलप किया, कैरोलस लिनेस ने। ईच साइंटिफिक नेम हैज टू कंपोनेंट, मतलब प्रत्येक ऑर्गेनिज्म का जो साइंटिफिक नेम है वो दो कंपोनेंट्स होते हैं। एक तो होता है जेनेरिक नेम जिसमें आएगा जीनस का नेम, और एक होएगा स्पेसिफिक एपिटेट, मतलब जो उसकी जिस भी वो एरिया में रहता है वहाँ की स्पेसिफिक जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ना वो उसकी स्पीसीज है उसके बारे में, लाइक स्पीसीज के बारे में। यूनिवर्सल रूल क्या होंगे नोमेनक्लेचर के बाद, बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली इन लैटिन, मतलब जो भी बायोलॉजिकल नेम्स लिखे जाएंगे किस में लिखे जाएंगे, लैटिन लैंग्वेज में लिखे जाएंगे और इटैलिक स्टाइल में लिखे जाएंगे। लैंग्वेज तो कौन सी होगी, लैटिन, और स्टाइल कौन सा होगा, इटैलिक स्टाइल में। व्हेन हैंड राइटिंग बोथ वर्ड्स आर सेपरेटली अंडरलाइंड, जब अपन हाथ से लिखेंगे यानी कि हैंड रिटन लिखेंगे तो उसमें क्या है, जैसे जो जेनरिक नेम होगा जीनस का और स्पीसीज का, उसको क्या करेंगे अलग अलग क्या करेंगे अंडरलाइन करेंगे। द फर्स्ट वर्ड क्या होगा, जीनस स्टार्ट्स विद ए कैपिटल लेटर, जो फर्स्ट वर्ड होगा जीनस वो किससे स्टार्ट होगा, कैपिटल लेटर से। द सेकंड वर्ड स्टार्ट्स स्मॉल लेटर, सेकंड वर्ड में स्मॉल लेटर में आए। तो यूनिवर्सल रूल्स क्या क्या होंगे, बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली इन लैटिन, मतलब जनरली जो बायोलॉजिकल नेम्स लिखे जाए तो लैटिन लैंग्वेज में लिखे जाते हैं। रिटन एंड इटैलिक्स, जो उसका स्टाइल होगा, जब जब अपन उनको हैंड रिटन लिखेंगे हाथों से लिखेंगे मतलब पेन की सहायता से लिखेंगे तो वो किस स्टाइल में लिखे जाएंगे, रिटन इन इटैलिक स्टाइल में लिखे जाएंगे। बहुत वर्ड्स आर सेपरेटली अंडरलाइन, दोनों वर्ड को अपन सेपरेटली क्या कर देंगे अंडरलाइन कर देंगे। द फर्स्ट वर्ड इज जीनस, मतलब पहला वर्ड हो किसका होता है, जीनस का होता है। स्टार्ट विद कैपिटल, जिसका पहला अक्षर क्या होगा, पहला वर्ड क्या होगा, कैपिटल लेटर होगा। द सेकंड वर्ड स्पेसिफिक का नेम होगा, स्पेसिफिक एपिथेट यानी कि स्पीसीज का नाम होगा, स्टार्ट विद स्मॉल लेटर, इसको किससे करेंगे, स्मॉल लेटर से। और लास्ट में अगर अपन चाहे तो स्पेसिफिक ऑथर जो होता है ना जिसने वो नेम दिया उसका नाम भी लिख सकते हो, वो फर्स्ट डिस्क्राइब दे, या किसी ने डिस्क्राइब किया हो, किसी ने नाम दिया तो उसका नेम भी अपन लिख सकते हैं। अपीयर्स आफ्टर द स्पेसिफिक एपिथेट, तो लास्ट में अपन उसको भी लिख देंगे। यूजुअली एब्रीवेटेड कैसे होते हैं, लाइक मैग्निफेरा इंडिका, तो मैग्निफेरा तो क्या होगा, मैग्निफेरा तो क्या हो गया जीनस का नाम, और इंडिका क्या होगा स्पीसीज का नाम, और लीनियस क्या होगा, मतलब लीन क्या हो गया ये साइंटिफिक नेम हो गया यानी कि ऑथर का नेम हो गया। लाइक मैग्निफेरा इंडिका की खोज किसने किया, नाम किसने थे, कैरोलस लीनियस ने। तो यहाँ पर उसका शॉर्ट फॉर्म क्या लिख देंगे, लीनियस। लीनी लीन इंडिकेट्स लीनियस, मतलब इसके बारे में जो जानकारी थी डिस्कवर करिए किसने किया, लीनियस ने किया, तो इसके बारे में यहाँ पर क्या लिख देंगे साइड। और जब अपन हैंड रिटन लिख रहे हैं तो दोनों पर
सेपरेटली क्या करेंगे, अंडरलाइन करेंगे। अब अपन बात करते हैं टेक्सोनॉमिकल कैटेगरीज। अब जो ऑर्गेनिजम्स है उनको अपन कैटेगरीज में, ग्रुप्स में कैसे डिवाइड करेंगे उसके बारे में। टेक्सोनॉमिक हियरार्ची, हियरार्ची क्या होता है, जैसे जैसे एक से 1 to 10 नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये एक 1 to 10 क्या हो रहे हैं, इंक्रीज होते हैं, तो ये क्या हो रहे हैं, असेंडिंग ऑर्डर में। तो 1 से 10 तक सिस्टमेटिक अरेंजमेंट में रखा मैंने वर्ड्स, मतलब नंबर्स को, तो ये क्या हो गया, ये आर्ची हो गई, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में रखा है 1 2 3 4 5 6 है ना। तो क्लासिफिकेशन इन्वॉल्व्स हियरार्ची ऑफ स्टेप्स वेयर ईच स्टेप रिप्रेजेंट्स अ रैंक ऑफ कैटेगरी। मतलब हर एक स्टेप्स में क्या होता है, रैंक होता है, मतलब सबसे बड़ा है, फिर उससे नीचे ये तो ऐसे होता है इसमें। ऑल कैटेगरीज टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द टैक्सोनॉमिक हियरार्ची। ईच कैटेगरी इज रेफर्ड टू एज अ यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन रिप्रेजेंटिंग टैक्सर प्लूरल टैक्सा है। ओब्लिगेट कैटेगरी, अब जो कैटेगरीज है अपन उसको किस में लिखेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में लिखते लेंगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे एक तरीके से। स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स विद फंडामेंटल morphology similarities capable of interbreeding to produce fertile offspring। तो अपन इसमें लिखेंगे, जैसे मतलब इसमें क्या कौन कौन से लिखेंगे, जिनके जो भी ऑर्गेनिज्म है उनकी सिमिलरिटीज क्या है, मॉर्फोलॉजिकल सिमिलरिटीज क्या है, सेम है, कैपेबल और इंटरब्रीडिंग, मतलब ब्रीडिंग में वो, ब्रीडिंग में क्या है वो कैपेबल है, टू प्रोड्यूस फर्टिलाइज ऑफस्प्रिंग, मतलब बच्चे मतलब जीव पैदा करने में क्या है, सक्षम है। तो उसमें क्या लिख देंगे, सेपियंस इन होमो सेपियंस और इंडिका इन मैग्निफेरा इंडिका। मतलब सेपियंस तो उसकी स्पीसीज क्या हो जाएंगे, सेपियंस। जो भी जैसे मनुष्य है उनको किस में लिख देंगे, सेपियंस में। और मैग्निफेरा इंडिका में किस में लिखेंगे, इंडिका में, तो उसको क्या नाम दे दे, इंडिका। ग्रुप ऑफ रिलेटिव स्पीसीज हैव मोर कैरेक्टरिस्टिक कॉमन कंपेयर टू स्पीसीज ऑफ अदर जेनरा। जब अपन वो ज़्यादा सारी स्पीसीज को कंपेयर करते हैं, तो जब बहुत सारी के बीच में कुछ सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स मिलते हैं, तो फिर अपन उसको किस में रखेंगे, जीनस। मतलब सबसे पहले स्पीसीज आएगा, फिर स्पीसीज, बहुत सारी स्पीसीज हो जाएगी, उन स्पीसीज में भी अगर कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स मिल रहे हैं, तो फिर उसका क्या बना लेंगे, जीनस बना लेंगे। लाइक फैंथेरा इंक्लूड्स फैंथेरा लोयन लियोपार्ड टाइगर सोलेनम नाइग्रम ट्यूब्रोसम, है ना। जैसे लोयन और पैंथर लियोपार्ड हो गया है ना, तो ये इंक्लूड्स पैंथेरा, इनकी स्पीसीज तो अलग है लेकिन इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे हैं, तो मैंने इसको एक ही जीनस में रख सकते हैं। फैमिली ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा विद fewer similarities compared to genus and species characteristics based on vegetative and reproductive features in plants। Family Solanaceae includes genera Solanum, Petunia, Datura. Family Feli includes genus Panthera and Felis। ग्रुप ऑफ रिलेटेड, जैसे जीनस बन गया, जेनरा बन गया, उसमें अब बहुत सारी जीनस बन गई, उनमें भी कुछ सिमिलरिटीज है, तो उन सिमिलरिटीज लाइक कैरेक्टरिस्टिक बेस्ड ऑन वेजिटेटिव रिप्रोडक्टिव फीचर्स उनके सेम हो सकते हैं। प्लांट्स में जैसे रिप्रोडक्टिव फीचर्स सेम हो सकते हैं कंपेयर टू जीनस एंड स्पीसीज, मतलब लाइक जीनस और स्पीसीज से कम से फ्यूअर सिमिलरिटीज जिसमें है, उनको अपन क्या रख देंगे, एक ग्रुप में कर देंगे। लाइक सोलेनेसी फैमिली इंक्लूड जेनरा सोलेनियम पेटूनिया डेटूरा, ये सब इसमें। फैमिली फिलिडी इंक्लूड्स जीनियस पेदेरा एंड फेलिस, जो कि केट वर्क आता है उसमें आता है। फैमिली फिलिडी इंक्लूड्स जीनस पेंथेरा एंड फेलिस। ऑर्डर असेंबलीज ऑफ रिलेटेड फैमिलीज एग्जिबिटिंग फ्यूअर सिमिलरिटीज कैरेक्टर। ये जी ऑर्डर ऑफ पोलिनोमियल्स इंक्लूड्स फैमिली convolution solanaceae based on plural characters। Order Cornivora includes family Felidae and Ornid। फैमिली की बात क्या लिखेंगे, ऑर्डर लिखेंगे अपन। असेंबलीज रिलेटेड फैमिली एग्जिबिटिंग फ्यूवर सिमिलरिटी। अब जो फैमिली से कम सिमिलरिटीज वाले हैं ना, उसको भी किस में रख देंगे, एक में लिख देंगे। लाइक ऑर्डर पोलिनोमियल्स को इंक्लूड्स फैमिलीज, उसको एक साथ रख देंगे। कॉन्वोल्यूशन सोलन इसी के जो बेस्ट ऑन फ्लोरा के लेक्चर्स होते हैं मतलब, तो उनको क्या रख देंगे, एक साथ रख देंगे। ऑर्डर ऑफ कार्निवेरा इंक्लूड्स फैमिलीज फेलिडी एंड कैंडिस, तो किसमें रख देंगे, कार्निवोरा में लिख देंगे। क्लास ऑफ ग्रुप रिलेटेड ऑर्डर्स, अब जैसे ऑर्डर के बारे में, जैसे बहुत सारे ऑर्डर्स हो गए, ऑर्डर्स में अगर उनमें सेम सिमिलरिटी है, तो फिर उनका भी क्या बना देंगे, क्लास बना देंगे। ये लाइक क्लास मैमल्स इंक्लूड्स ऑर्डर प्रीमेट
एंड मंकी, गोरिल्ला, ह्यूमन एंड कार्निवोरा, टाइगर, कैट, डॉग, है ना। तो जैसे कार्निवोरा में क्या है कि टाइगर, कैट, डॉग आ गई, तो इसका क्या बनाना है, एक क्लास बनाने के कार्निवोरा। एंड ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्डर्स क्लास मेमल्स इंक्लूड्स ऑर्डर प्रीमेटा एंड मंकी, गोरिल्ला, ह्यूमन, तो इसका भी क्या बना लेंगे, क्लास बना लेंगे। फिर इसके बाद आएगा फाइलम। फाइलम मोस्टली फॉर एनिमल्स बताएं, डिवीजन फॉर प्लांट्स, है ना। ग्रुप ऑफ रिलेटेड क्लास फाइलम कोर्डेटा लाइक mammals, aves, reptilia, amphibia, species based on common features like notochord, dorsal hole, neuron। मतलब इसमें इसके बेसिस पर डिवाइड कर रिलेटेड क्लासेस, मतलब सेम क्लासेस के, अगर क्लासेस में सेम सिमिलरिटीज आते हैं, उनके फीचर्स सेम है, तो उसको क्या करेंगे, एक फाइलम में लग देंगे। फाइलम कोर्डेटा लाइक क्लासेस लाइक मैमल्स, एव्स, रेप्टिला, एम्फीबिया, इनको क्या रख देंगे, एक में लिख देंगे। पीसेस कॉमन फीचर्स लाइक नोटोकॉर्ड एंड डोर्सल, इनको भी क्या रख देंगे, एक में रख देंगे। अब इसके बाद आता है किंगडम। द हाईएस्ट टेक्सोनॉमी कैटेगरी क्या होगी, किंगडम। हाँ, मतलब सबसे बड़ी टेक्सोनॉमी की क्लासिफिकेशन कैटेगरी कौन सी होगी, किंगडम। लाइक किंगडम एनिमेलिया, किंगडम प्लेंटी, ये सब क्या हो जाएगी, किंगडम हो जाएगी। As we go up the hierarchy from species to king, the number of common characteristic degree। जैसे यहाँ पर स्पीसीज के बारे में बात करें, तो तुम्हारा सबसे कम क्या थे, कैरेक्टरिस्टिक थे, फीचर्स सेम थे, है ना। फिर जीनस में जाएंगे तो थोड़े और कम फीचर सेम हो जाएंगे, फिर फैमिली में जाएंगे तो थोड़े और कम सेम कम, मतलब सिमिलरिटीज मिलेगी। तो सिमिलरिटीज क्या होती चली जाएगी, डिस मतलब डिक्रीज होती चलाएगी और डिक्रीज होती चली जाएगी, है ना। तो फिर जैसे ऑर्डर पे आएंगे तो और कम सिमिलरिटी हो जाएगी, क्लास में और कम होगी, पहले में और कम होगी, और किंगडम में क्या होगी, बहुत कम सिमिलरिटीज होगी। तो जैसे जैसे अपन जाएंगे हाइट जाएंगे हियरार्ची में, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में आगे बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे उसकी कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते जाएंगे, डिक्रीज होती चली जाएंगे। अब यहाँ पर कुछ कुछ हियरार्ची देख लेते हैं, लाइक ह्यूमन से रिलेटेड। ह्यूमन कौन से किंगडम में आता है, एनिमल किंगडम में आता है ना। तो पहले तो देखेंगे कि ह्यूमन की स्पीसीज क्या है, सेपियंस, है ना। फिर सेपियंस उसका जीनस क्या है, होमो। फिर फैमिली क्या है, हो गई होमिनिडी। और ऑर्डर क्या होगा, प्रीमाटा। और क्लास क्या होगा, मेमालिया। और फाइलम क्या हो गया, कोर्डेटा, क्योंकि ह्यूमंस में क्या पाई जाती है, कोर्डेट्स पाई जाती है ना। और फिर क्या हो जाएगा, किंगडम्स एनिमेलिया, लाइक जितने भी एनिमल्स आएंगे ना वो किस में आएगा, एनिमेलिया में आएंगे। तो ह्यूमंस किस में कौन से किंगडम आएंगे, एनिमेलिया वाले में। और कौन से मेरे फाइलम कौन सा होगी, कोर्डेटा, क्योंकि इसमें क्या अपन ह्यूमंस में क्या पाते हैं, कोर्डेट पाई जाती है। क्लास कौन सी होगी, मेमल्स, मतलब जो भी मेमल्स होते हैं वो इसमें आते हैं। ऑर्डर प्रीमाटा, फैमिली होमिनिडी, और इसका क्या है, जीनस क्या है, होमो। और स्पीसीज क्या है, सेपियंस। तो ये सबसे हाई हियरार्ची है इसमें। ये किस में ऑर्डर में, इधर से जा रहे हैं तो ये किस में हो जाएगा, असेंडिंग ऑर्डर में। और इधर से आ रहे हैं तो क्या हो जाएगा, डिसेंडिंग ऑर्डर में हो जाएगा। और इधर किंगडम क्या, मैंगो का किंगडम कौन सा है, प्लेंटी। फिर डिवीजन कौन सा होगा, एंजियोस्पर्म, क्योंकि प्लांट्स में है तो इसमें क्या आ जाएगा, डिवीजन आ जाएगा। और एनिमल्स है तो क्या आ जाएगा, फाइलम आ जाएगा। फिर क्या आ जाएगा, क्लास डिप्रोटोलिडोनी, ऑर्डर सेपिनिडेल्स, फैमिली अनार्केडियसी। और जीनस क्या हो जाएगा, मैंगनीफेरा, स्पीसीज क्या हो जाएगी, इंडिका। अब टेक्सोनॉमिकल एड्स के बारे में अपन बात करें, टूल्स एंड प्रोसीजर्स टू स्टोर एंड प्रिजर्व इंफॉर्मेशन। मतलब जैसे टेक्सोनॉमिकल किसी भी ऑर्गेनिज्म के बारे में, टेक्सोनॉमिकल टूल्स, प्रोसीजर्स, उसके जो इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने के टूल्स हैं, इंफॉर्मेशन को कैसे इकट्ठा करें, मतलब उसका स्पेसिमेन भी लेके आएंगे, तो उनको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, क्लासीफाई करेंगे, उसके बारे में अपन बात करें। तो हर्बेरियम एक स्टोर होता है जहाँ पर उसके बारे में इंफॉर्मेशन, क्लासिफिकेशन, उनको क्या रखा जाता है, प्रिजर्व रखा जाता है। स्टोर हाउस ऑफ कलेक्टेड प्लांट स्पेसिमेन दैट आर ड्राइड, प्रेस्ड एंड प्रिजर्व्ड ऑन द सीड। मतलब स्पेसिमेन को क्या रखा जाता है, सुखा के प्रेस्ड एंड प्रिजर्व्ड ऑन सीड्स, मतलब सीड्स पे, एल्यूमिनियम की सीड्स पर उनको प्रिजर्व रखा जाता है, जो भी स्पेसिमेन आते हैं। सीड्स आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सली एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ क्लासेस, जो अपने ऊपर क्लासिफिकेशन बनाए उसके अकॉर्डिंग ही उसको अरेंज करके सीड्स को रखा जाता है। हर्बेरियम सीड्स कैरी अ लेबल प्रोवाइडिंग डेट एंड प्लेस ऑफ कलेक्शन। मतलब जो हर्बेरियम सीड होते हैं उस पर जिस दिन उस स्पेसिमेन को लिया गया है उस दिन की डेट, प्लेस ऑफ कलेक्शन, मतलब कहाँ से लेकर गया लिया गया है, इंग्लिश एंड लोकल। एक तो इंग्लिश में लिखा जाएगा और लोकल में लिखा जाएगा, और उसको क्या लिखा जाएगा, बॉटनिकल नेम, लाइक फैमिली, जीनस, स्पीसीज, है ना। और कलेक्टर्स नेम जो वहाँ भी है ना, जिसने भी उसे कलेक्ट किया है ना, मतलब जो भी व्यक्ति, जो भी पर्सन ने उसे कलेक्ट किया उसका नाम लिखेंगे। इट इज सर वजह की रेफरल सिस्टम, मतलब उसका जानकारी अपन जो मिल
बात करते हैं बॉटनिकल गार्डन्स की, मतलब और कहाँ से स्पेसिमेन इकट्ठे किए जा सकते हैं। बॉटनिकल गार्डन से किए जा सकते हैं। कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट्स फ्रॉम रेफरेंस प्लांट्स आर ग्रोन फ्रॉम identification purpose and labeled with botanical scientific name and family. Famous examples: Kew, England, Indian Botanical Garden और नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट क्या है, लखनऊ। कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व्ड प्लांट्स एनिमल स्पीसीज, जैसे कि कोई भी प्रिजर्व्ड प्लांट होता है एनिमल स्पीसीमेन उसका, उसको अपन कलेक्शन करते हैं स्टडी और रेफरेंसेस के लिए। स्पेसिमेन प्रिजर्व्ड इन कंटेनर्स जार्स एंड रिप्रेजेंटेटिव सॉल्यूशंस लाइक, जब अपन किसी लैब में जाते हैं तो वहाँ पर किसी भी ऑर्गेनिजम्स या किसी भी प्लांट्स हो या स्पेसिमेन जो जार्स होते हैं उसमें क्या बोलते हैं उनको प्रिजर्व रखा जाता है, तो वो किसके लिए, स्टडी के लिए, तो उसे क्या बोलते हैं म्यूजियम, जहाँ पे स्टडी के लिए प्रिजर्व प्लांट्स एंड एनिमल स्पेसिमेंस को क्या रखा जाता है, प्रिजर्व रखा जाता है, वो क्या होता है म्यूजियम। प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज में ऑल्सो बी प्रिजर्व एज ड्राई स्पेसिमेन, इंसेक्ट्स आर प्रिजर्व इन इंसेक्ट बॉक्सेस आफ्टर कलेक्टिंग किलिंग एंड पिनिंग। जो प्लांट्स होते हैं वो तो किसमें रखे जाते हैं, ड्राई स्पेसिमेन में, लाइक प्लांट एंड एनिमल्स तो क्या रखे जाते हैं स्पेसिमेन। इंसेक्ट्स आर प्रिजर्व इंसेक्ट बॉक्स, इंसेक्ट्स जो होते हैं उसको किस में प्रिजर्व किया जाता है, इंसेक्ट बॉक्स में किया जाता है। आफ्टर कलेक्टिंग, उनको कलेक्ट करने के बाद उनको मार देते, मतलब किल कर दिया जाता है। पिनिंग, उनको ऑलविन से उस पर बॉडी पे लगा दिया जाता है, मतलब इंसेक्ट बॉक्स में उसको पिन से लगाया जाता है। लार्जर एनिमल्स लाइक बर्ड्स एंड मैमल्स आर यूजुअली स्टफ्ड एंड प्रिजर्व। म्यूजियम ऑफ हैव कलेक्शंस ऑफ स्केलेटन्स को, मतलब म्यूजियम्स में जो भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसके स्केलेटन होते हैं ना, उसके भी क्या होता है, कलेक्शन रखा जाता है। Like zoology park, places where wild animals are kept in protected environments under human care. जूलॉजिकल पार्क तो होते हैं जहाँ पर वाइल्ड एनिमल्स आर केप्ट इन प्रोटेक्ट, मतलब जो भी वाइल्ड एनिमल्स उसको सुरक्षित और एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए ह्यूमन केयर के अंडर रखा जाता है। लाइक नेशनल पार्क्स हो गए, सेंचुरीज हो गई, तो ये सब किसमें आते हैं, जूलॉजिकल पार्क हो गया। enable us to learn about their food habits and behavior conditions are provided as similar to as possible to their nature, like टाइगर रिजर्व, टाइगर रिजर्व में जितने भी टाइगर सेल जो भी होते हैं उनके लिए क्या होता है, सिमिलर पॉसिबल उनके लिए नेचुरल हैबिटेट्स प्रोवाइड की जाती हैं उनका, ताकि फूड हैबिट्स है ना। हेलो, अपन इस वीडियो को रखते हैं यहीं पर। थैंक यू।